हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ITI के ट्रेड प्लम्बर के MCQ क्वेश्चंस की सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट। इस सीरीज़ को हम 7 से 8 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे तथा साथियों ITI के CBT एग्ज़ाम में ट्रेड थ्योरी का एक भी क्वेश्चन इन वीडियो से बाहर नहीं आएगा। दैट मीन्स 100% क्वेश्चन मेरे द्वारा कराई जा रही इस सीरीज़ से सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी कंपटीशन या CITS या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर कोई किसी प्रकार का आपका डाउट रहता है तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE की फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कई बार एग्जाम में PPE की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज़ यूज फॉर द हेड प्रोटेक्शन। सिर की सुरक्षा के लिए आप किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करेंगे या किया जाता है। तो सर की सुरक्षा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेलमेट यूज करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। साथियों, मैं बाकी जो ऑप्शन है वो आपको रीड आउट या पढ़कर नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे क्या है कि लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और इससे क्या है कि वीडियो बहुत ही लंबी और लेंथी होगी। तो कृपया आप क्वेश्चन को पॉज करके क्वेश्चन को आराम से पढ़ना और पहले अपने से आंसर देने की कोशिश करना। बाकी आंसर तो मैं आपको बताऊंगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच PPE इज़ यूज फॉर द फुट प्रोटेक्शन। पैर की सुरक्षा के लिए किस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज या उपयोग किया जाता है। तो पैर की सुरक्षा के लिए हम करते हैं सेफ्टी शूज़। तो पैर की सुरक्षा के लिए हम पैरों में क्या पहनते हैं, जूते पहनते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सेफ्टी शूज़। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज़ यूज फॉर द हैंड प्रोटेक्शन। हाथ की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हाथ की सुरक्षा के लिए जो PPEs हम यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं हैंड ग्लव्स। तो हाथ की रक्षा के लिए या हाथ की सुरक्षा के लिए हम हाथ में दस्ताने या हैंड ग्लव्स पहनते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग इन इंजर्ड पर्सन। घायल व्यक्ति के रक्त रसाव को कैसे रोके। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई कार्य करते समय अगर चोट लग गई है और उसका खून है वो लगातार निकल रहा है, मतलब जो रक्त का भाव है वो लगातार हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो जिस पॉइंट पर चोट लगी है या सिंपल कह सकते हो घाव है, तो उस घाव को हम क्या करेंगे, दबाएंगे। तो अप्लाई द प्रेशर ओवर द वाउंड, या घाव पर दबाव डालेंगे तो जाकि जो खून है वो शरीर से बाहर ना निकले और खून का जो रिसाव हो वो ना हो और खून रुकना बंद हो जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो इंजर्ड पर्सन है, जहाँ जिस व्यक्ति को चोट लगी है, जिस पॉइंट पे चोट लगी है उस पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ बिन फॉर द वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन। जो बेकार कागज अलगाव के लिए जो डिब्बे का रंग या कलर कोड है वो क्या होता है। जैसा कि आप कभी हॉस्पिटल में गए हो या किसी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में गए हो, फ्लैट में गए हो या किसी अच्छी रेस्टोरेंट में गए हो या किसी इंडस्ट्री के अंदर गए हो, तो आपने अलग अलग कलर के डस्टबिन देखे होंगे। तो उनका मतलब अलग अलग होता है। जैसे जो ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर के अंदर जो सूखा कैबेज होता है, जो सूखा कूड़ा करकट होता है उसको डाला जाता है, जिसको हम डिग्रेडेबल कर सकते हैं, जो इसको गला सड़ा के हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो ब्लू कलर के जो डस्टबिन होता है उसके अंदर हम क्या डालते हैं, ड्राई गार्बेज डालते हैं या डिग्रेडेबल वेस्ट को डालते हैं। इसी क्रम में दूसरा डब्बा होता है ग्रीन कलर का, उसमें हम क्या डालते हैं, ऐसा मटेरियल डालते हैं जिसको हम रिसाइकल कर सके। तो ग्रीन कलर इंडिकेट डिस्पोज द रिसाइकल वेस्ट, जिसको हम रिसाइकल कर सके। जैसे प्लास्टिक है, लोहा है, उसको पिघला कर हम किसी और आइटम बना सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर उसको शेप दे सकते हैं, तो वो हो गया रिसाइकल।
तीसरा होता है लाल कलर का, जो रेड कलर का होता है। इट इज़ मेनली यूज फॉर द जनरल हाउस होल्ड वेस्ट दैट कैन नॉट बी रिसाइकल। तो जो लाल कलर का जो बिन होता है वो जनरली जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं, जो घरों का जो कूड़ा करकट होता है उसके लिए उपयोग किया जाता है, जो कि नॉन रिसाइकलेबल है, मतलब उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। इसी क्रम में चौथा बिन होता है येलो कलर का। तो येलो कलर मोस्टली जो हॉस्पिटल का जो क्लिनिकल का जो वेस्ट होता है, डिस्पोजल ऑफ होता है, जो इन्फेक्शियस वेस्टेज होते हैं उसको येलो कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। तो मेनली 4 कलर के होते हैं। एक होता है ब्लू कलर का, तो ब्लू जो नीले कलर का होता है उसमें हमें सूखा जो कूड़ा करकट होता है उसको डालना चाहिए। और जो ग्रीन कलर का होता है उसमें ऐसा मटेरियल डालना चाहिए जिसको हम रिसाइकल कर सके। और रेड कलर का जो बिन होता है वो जनरली हाउस होल्ड में यूज़ किया जाता है, या ऐसा मटेरियल उसके अंदर डाला जाता है जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। चौथा जो येलो कलर या पीला कलर का जो बिन होता है उसमें मेनली जो हॉस्पिटल के लिए ज़्यादा यूज़ होता है ये, जैसे डिस्पोजल ऑफ क्लिनिकल या इंस्पेक्शियस वेस्ट, जो भी वहाँ से कोई पदार्थ निकल रहा है जो इन्फेक्टेड कर सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को, तो उसके लिए जो हम बिन यूज़ करते हैं वो पीला या येलो कलर का बिन होता है। तो यहाँ जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया कि व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ द बिन फॉर द वेस्ट ऑफ द पेपर सेग्रीगेशन। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो पेपर है, पेपर का एक सूखा कूड़ा है, गार्बेज है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा ब्लू या नीले डस्टबिन के अंदर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर द प्लास्टिक वेस्ट बिन। जो प्लास्टिक कचरे के डब्बे में का जो कलर होता है वो कलर कोड क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हॉस्पिटल में हम यूज़ करते हैं ना, जो क्लिनिकल जो वेस्ट होता है या इंस्पेक्शियस वेस्ट होता है उसको किस कलर के बिन में डाला जाता है, तो उसको डाला जाता है येलो कलर या पीले कलर के बिन के अंदर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू अवॉइड द एक्सीडेंट इन द वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचाव का पहला कदम क्या है। तो किसी भी कार्यस्थल पर कार्य करने से पहले तो जो हमें उसके जो सेफ्टी या सुरक्षा की जो सावधानियां हैं, अगर हम उनका पालन करते हैं तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो किसी भी वर्क प्लेस पर जहाँ भी हम कार्य कर रहे हैं वहाँ पर क्या है कि सुरक्षा की जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होती है उसकी एक चेकलिस्ट लगी होती है। तो उसको पहनकर ही, मान लो हम कोई केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो केमिकल में हम क्या पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, मास्क पहनेंगे। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ से कोई सी चीज़ का गिरने का खतरा है तो सेफ्टी शूज़ प्रिकॉशंस हम यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सेफ्टी प्रिकॉशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीज़न ले सकते हैं कि हमें ये कार्य करते समय क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना है। अगर अब वो हम पहन लेते हैं तो हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। बाय ऑब्जर्विंग द सेफ्टी प्रिकॉशंस या सुरक्षा सावधानियों का पालन कर कर हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं एक वर्क प्लेस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वार्निंग साइन। जो चेतावनी संकेतक है वो क्या है। तो जो चित्र में जो चेतावनी संकेतक दिया गया है वो क्या है, एक अनगार्डेड है या असुरक्षित है, आरक्षित है। इसका मतलब यह चिन्ह यह बताता है कि एक रेलवे क्रॉसिंग है। कोई ये जो डायग्राम दिया गया है ये चिन्ह हमें ये बता रहा है कि एक रेलवे क्रॉसिंग है जिस पर कोई कर्मचारी या गार्ड तैनात नहीं है। इस बिना सुरक्षा वाले रेलवे क्रॉसिंग को ड्राइवर को या हमें स्वयं पैदल अगर चल रहे हैं तो स्वयं को बहुत सावधानी से पार करना होगा, यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं आ रही है। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको अनगार्डेड, मतलब वहाँ गार्ड नहीं है। जैसा कि आपने कोई फाटक देखा होगा, फाटक के ऊपर एक गार्ड होता है जो कि फाटक को बंद करता है और खोलता है। तो सेम सिचुएशन इसकी उल्टी है। ऐसा मतलब फाटक है जो हमेशा खुला हुआ है, वहाँ कोई गार्ड है नहीं बंद करने के लिए, और कभी भी ट्रेन आ रही है, हम जा रहे हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो अगर अनगार्डेड जो ऐसा प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन या जो फाटक कह सकते हो जो अनगार्डेड है, जहाँ गार्ड मौजूद नहीं है, तो वहाँ से हम गुजरेंगे रेलवे ट्रैक से, तो हम स्वयं की हमारी जिम्मेदारी है कि हम देखेंगे कि ट्रेन ट्रैक पर आ रही है या नहीं, तभी उसको क्रॉस करेंगे, अदरवाइज हम क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये साइन ये इंडिकेट करता है। तो यह जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अनगार्डेड या आरक्षित।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द सिंबल डिनोट, प्रतीक क्या निरूपित करते हैं। तो एक चित्र दिया गया है तो हमें ये बताना है कि ये चित्र है वो किसको प्रतीक कर रहा है। तो जैसा कि आपने जो ट्रैफिक लाइटें होती है, ट्रैफिक लाइट देखी होगी, वो मेनली तो तीन कलर की ट्रैफिक लाइट होती है। एक होती है रेड लाइट, तो रेड लाइट का मतलब होता है कि हमें रुकना है, मतलब स्टॉप होना है। एक होती है ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि हमें चलना है, गो। एक होती है येलो कलर की लाइट, जो पीले कलर की लाइट होती है, उसका मतलब है कि गो स्लो या वेट। तो तीन कलर की लाइट होती है, लाल कलर की मतलब रेड कलर, इसका मतलब होता है कि हमें रुकना है। ग्रीन कलर की जो लाइट होती है, जो हरे कलर की जो लाइट होती है, वो होती है गो, मतलब आप जा सकते हैं। येलो कलर की लाइट क्या इंडिकेट करती है, पीले कलर की लाइट क्या इंडिकेट करती है, गो स्लो अदरवाइज वेट, या तो रुको या धीरे चलो। तो इसी तरह के क्रम में जो डायग्राम दिया गया है उसका मतलब है कि गिव वे, रास्ता दे। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इमीडिएट एक्शन टू बी टेकन इन द इवेंट ऑफ द फायर। आग लगने की स्थिति में आप तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे आग लग गई तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले अलार्म बजाएंगे हम, जो फायर अलार्म लगे होते हैं उसको हम बजाएंगे। तो राइज एन अलार्म या अलार्म बजाएं। तो सबसे पहले ये हमें एक्शन लेना है। तो अलार्म जब हम बजाएंगे तो जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ है किसी भी इंडस्ट्री या किसी फर्म में, तो वो एक पॉइंट बना दिया जाता है इमरजेंसी के टाइम में, वहाँ जाके असेंबली में इकट्ठा हो जाएंगे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अलार्म बजाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू एक्सटिंग्विश द क्लास बी फायर। जो बी श्रेणी की आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो डिफरेंट क्लास होती है फायर एक्सटिंग्विशर की। तो ये कह रहा है कि जो क्लास बी की जो फायर होती है उसको बुझाने के लिए हम किस फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक का हम उपयोग करेंगे। तो ये जो अग्निशामक यंत्र होता है वो हमारा होता है कार्बन डाई ऑक्साइड वाला, जो का CO2 का होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर होता है वो हम यूज करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर द फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। ज्वलनशील और चलने वाली तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो मेनली जो फ्लेमेबल और रनिंग लिक्विड फायर के लिए जो हम अग्निशामक या फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं वो करते हैं फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पीरियड रेफर एज ए गोल्डन आवर। किस अवधि को स्वर्णिम घंटे या गोल्डन आवर्स के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो जो गोल्डन आवर कह लो या जो स्वर्णिम घंटे हैं वो ये होता है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को कोई चोट लग गई है या इमरजेंसी है, बहुत गंभीर चोट लग गई है, तो उसका जो शुरू का जो आधा घंटा होता है वो उसके लिए गोल्डन आवर है। अगर हम मान लो किसी को ज़्यादा चोट लग गई है, हम ऐसी जगह उसको हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, वो उसको ले जाने में 1 घंटा लग रहा है, तो वो क्या है, खतरा है। तो हमें ऐसा करना है, उसका जो फर्स्ट 30 मिनट है करेक्टिव एक्शन लेना है और नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल हो वहाँ उसे पहुँचा देना है। तो गोल्डन आवर जो होता है वो होता है फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर द इंसिडेंट। किसी भी कोई घटना जो हुई है उसके 30 मिनट बाद तक का जो समय होता है वो होता है गोल्डन आवर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो एक चित्र दिया गया है और उस समय हमसे ये पूछा गया है कि जो एक्स है वो क्या है। तो जो चित्र दिया गया है वो है यूनिवर्सल मार्किंग टूल का। इसमें जो एक्स पार्ट है, जो चित्र में जो एक्स दिया गया है वो उस पार्ट को हम बोलते हैं संग, SUNG, संग। तो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्पिंडल।
तो आपको सारे एग्जामिनर क्या है कि कोई भी चित्र दे के एक्स दे देगा और आपसे किसी भी पार्ट को पूछ सकता है। तो ये जो हमारा पेंसिल की शेप में लगा हुआ है ये है स्क्राइबर, इसको हम बोलते हैं स्क्राइबर। ये जो नट लगा हुआ है ये होता है क्लैंपिंग नट। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है नीचे का ये है बेस, इसको इस टूल को हम बोलते हैं यूनिवर्सल मार्किंग टूल। तो जो एक्स पार्ट है वो हमारा क्या है, शंक। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। एग्जामिनर आपसे किसी भी पार्ट को पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द हैंड वाइस। एक हैंड वाइस है, उसमें हमें ये बताना है कि जो एक्स पार्ट है वो क्या है। तो जो एक्स पार्ट है वो तो है हमारा स्प्रिंग। तो जो हमारा एक्स पार्ट क्या है वो है स्प्रिंग। इसके ऊपर दो जा लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इनको बोलते हैं जा या जबड़े बोलते हैं हिंदी में। और पीछे आपको दो होल दिख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पिन होल। पिन होल, ये जो आपको दो पॉइंट से दिखाई दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं पिन होल। ये जो नट दिख रहा है आपको, ये वाला जो नट है इसको हम बोलते हैं विंग नट। विंग नट या फ्लाइंग नट भी बोल देते हैं इसको। ये जो आपको दिख रहा है थ्रेडेड, इसको हम बोलते हैं थ्रेडेड स्क्रू। तो सारे कंपोनेंट हो गए हैं। तो यहाँ जो हमसे पूछा गया था वो पूछा गया था एक्स, तो एक्स क्या है हमारा स्प्रिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द पाइप रिंच। जो पाइप रिंच है उसमें एक्स दिया गया है, ये पूछा गया है कि जो एक्स पार्ट है वो क्या है। तो मैं आपको सभी कंपोनेंट के नाम बता देता हूँ कि कौन सा पार्ट क्या है। तो जो आगे का पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है ये होता है एडजस्टेबल जा, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये होता है हील जा, जो पीछे का जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं हील जा। और ये जो एक्स पार्ट है जो हमारा, जो ये आप देख पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एडजस्टिंग नट, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टिंग नट। ये जो पीछे का जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं हैंडल, हत्था। और ये जो पीछे का जो आपको ये पार्ट जो दिख रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेल्फ क्लीनिंग थ्रेड। थ्रेड बने हुए हैं उसको सेल्फ क्लीनिंग थ्रेड। तो जो कंपोनेंट के नाम क्या है, एक तो जा हो गया है, ये वाला जा, इसको हम बोलते हैं एडजस्टेबल जा। दूसरा नाम इसका हुक जा भी होता है। और ये जो पीछे ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं हील जा। ये हमारा हो गया हैंडल। ये जो पोर्शन है हमारा इसको हम बोलते हैं सेल्फ क्लीनिंग थ्रेड। और ये जो पोर्शन है ये हमारा नट है या एडजस्टिंग नट। तो एग्जामिनर ने आपसे यही पूछा है कि जो एक्स है वो क्या है। तो एक्स क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, एडजस्टिंग नट। नेम व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाइस। वाइस का नाम क्या है। तो चित्र में एक वाइस दिया गया है कि आपको चित्र देखकर बताना है कि जो वाइस है इसका नाम क्या है। तो इस वाइस को हम बोलते हैं पाइप वाइस। इसके जो कंपोनेंट है मैं उसको आपको नाम बता देता हूँ, कंपोनेंट के नाम। ये जो आपको ऊपर का जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो लंबा पोर्शन ऐसे बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं टोमी बार। टोमी बार। ये पीछे का जो आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं हम हैंडल। स्पेलिंग आप चेक कर लेना, हैंडल। इसके दो ये जो नीचे की जो प्लेट है इसको हम बोलते हैं बेस प्लेट। बेस कह लो या बेस प्लेट। इसके दो जा होते हैं, एक तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं फिक्स लोअर जा। एक ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं अपर जा या मूवेबल। ये मूव ऐसे मूव कर सकता है, इसको इसलिए हम बोलते हैं मूविंग अपर जा। और जो नीचे का जो ये होता है कि बेस प्लेट के ऊपर ये जो जा है ये फिक्स होता है बेस प्लेट के ऊपर, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फिक्स लोअर जा। तो ये जो डायग्राम है वो है पाइप वाइस का। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मटेरियल फॉर बॉडी ऑफ बेंच वाइस। जो बेंच वाइस की जो बॉडी है बनाने के लिए सामग्री क्या आवश्यकता होती है। मतलब जो बेंच वाइस है वो किस मटेरियल का बना होता है। जो बेंच वाइस की जो बॉडी है वो किस मटेरियल की बनी होती है। तो जो बेंच वाइस की जो मटेरियल की जो बॉडी बनी होती है वो होती है कास्ट आयरन की या CI की, कास्ट आयरन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाइस हैज़ मूवेबल जा दैट वर्क वर्टिकली। किस वाइस में जो मूवेबल जा होते हैं जो लंबवत काम करते हैं। तो जो अभी पीछे जो डायग्राम आपने देखा था, जो पाइप वाइस है, पाइप वाइस में जैसे कि आपको मैंने अभी जो बताया था कि इसमें क्या है कि दो जाए, तो नीचे जाए एक ऊपर जाए। तो जो नीचे का जा होता है वो तो बेस प्लेट के ऊपर फिक्स होता है, जो ऊपर का जा क्या होता है, ये वाला जो होता है ये क्या होता है कि मूवेबल होता है। तो एग्जामिनर हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वाइस हैज़ मूवेबल जा दैट वर्क वर्टिकली। तो वर्टिकली मूव करते हैं, हॉरिजेंटल होता है ऐसे और वर्टिकल होता है ऐसे। तो वो इसकी जो मोमेंट है जा की वो ऐसे ऐसे मोमेंट हो रही है तो इसको हम वर्टिकल मोमेंट बोलते हैं, और ऐसे ऐसे हो तो उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल मोमेंट। तो विच वाइस हैज़ मूवेबल जा दैट वर्क वर्टिकली। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा पाइप वाइस। तो पाइप वाइस में जो मोमेंट हो रही है जा की वो क्या होती है, वर्टिकल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ स्टील रूल। या स्टील रूल का जो सटीकता है वो क्या है, या सिंपली हम कह सकते हैं कि जो लिस्ट काउंट है स्टील रूल का वो क्या है। तो लिस्ट काउंट का जो स्टील रूल होता है वो होता है 0.5 मिलीमीटर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ स्क्राइबर। जो स्क्राइबर है वो किस सामग्री का बना होता है, जो स्क्राइबर है वो किस मटेरियल का बना होता है। जो स्क्राइबर है वो बना होता है हाई कार्बन स्टील का। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फिगर। एक चित्र दिया गया है, उसमें ये पूछा गया है कि जो एक्स पार्ट है वो क्या है। तो चित्र में जो आप देख रहे हैं ये है ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर में जो एंगल होता है दो ब्लेड और स्टोक के बीच वो होता है 90 डिग्री। तो इसमें जो ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ब्लेड। ये जो एक्स पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टोक, STOCK स्टोक। ये 90 डिग्री एंगल होता है। ये जो आपको एज दिखाई दे रही है इस एज को हम बोलते हैं स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज मतलब सीधी एज। ये जो आपको ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं बर स्लॉट। बर स्लॉट BURRSLOT बर स्लॉट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी स्टोक। तो जो ऊपर चित्र दिया गया था ये किसका था, ट्राई स्क्वायर का। ट्राई स्क्वायर में क्या है कि जो ट्राई स्क्वायर के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं स्टोक, ब्लेड, स्ट्रेट एज और बर स्लॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मार्क्ड एज एक्स इन द सा ब्लेड। जो सा ब्लेड होती है उसमें जो एक्स है वो क्या चिन्हित करता है। तो आप देख सकते हैं कि एक ब्लेड की जो प्रोफाइल है वो जो ब्लेड के जो टिथ होते हैं वो हमें यहाँ टिथ दिखाए गए, एक टिथ, दो टिथ, तीन टिथ। तो ये कह रहा है कि जो हमारा जो एक्स है वो क्या है। जो दो टिथ के बीच की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं पिच। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू टिथ ऑफ द ब्लेड इज कॉल्ड द पिच। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो एक हैमर दिया गया है। हैमर में भी ये कौन सा हैमर है, बॉल पिन हैमर है। हैमर में भी कौन सा हैमर है, ये बॉल पिन हैमर। इसके जो पार्ट्स के नाम है वो आपको पार्ट्स के नाम बता देता हूँ। ये जो पीछे का पोर्शन है इसको हम बोलते हैं हैंडल। ये जो आपको एक्स पार्ट पूछा गया है इसको हम बोलते हैं चीक, CHEEK चीक। ये जो नीचे का पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं फेस। ये जो ऊपर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बॉल पिन। ये जो ऊपर को गर्दन से आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं वेज, और इसको हम बोलते हैं नेक। तो ये होते हैं हमारे हैमर के कंपोनेंट। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो एक्स है वो क्या है। तो एक्स क्या है, चीक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ यूज टू रिमूव द
पिनिंग ऑफ द फाइल, जो फाइल की पिनिंग को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो फाइल की जो क्या होता है कि जब हम किसी मटेरियल पर फाइलिंग करते तो उसके जो दांतें होते हैं, दांतों के बीच क्या है कि मटेरियल फंस जाता है, उन मटेरियल को निकालने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो उस जिस चीज़ का उपयोग करते हैं वो होती है फाइल कार्ड। तो फाइल कार्ड इज़ मेनली यूज टू रिमूव द पिनिंग ऑफ द फाइल। तो पिनिंग एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम मटेरियल को निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं पिनिंग। और किसके द्वारा निकालते हैं हम, फाइल कार्ड के द्वारा हम इनको निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मार्किंग मीडिया गिव वेरी क्लियर लाइंस बट टेक मोर टाइम फॉर ड्राइंग। कौन सा अंकलन मीडिया बहुत स्पष्ट लाइनें देता है लेकिन सूखने में अधिक समय लेता है। तो ये जो हमारा होता है वो होता है प्रूशियन ब्लू। तो प्रूशियन ब्लू क्या होता है कि एक आकलन होता है या मीडिया बहुत ही स्पष्ट लाइन देता है लेकिन सूखने में बहुत अधिक समय ले लेता है। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रूशियन ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ यूज फॉर फाइलिंग द लेदर गैस्केट। चमड़े की गैस्केट को फाइलिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो गैस्केट मेनली हम यूज़ करते हैं सीलिंग को रोकने के लिए। तो ये कह रहा है कि जो लेदर के जो गैस्केट होते हैं उसको फाइलिंग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो रास्प कट होती है उसका हम उपयोग करते हैं लेदर गैस्केट की फाइलिंग के लिए। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज ऑफ चेन पाइप रिंच। जो चेन पाइप रिंच होता है उसका उपयोग क्या होता है। तो चेन पाइप रिंच होता है जो मेनली यूज हम करते हैं हैंडलिंग के लिए, जो से होल्ड द सिलेंड्रिकल और इरेगुलर जॉब्स। जो ऐसी जॉब या कोई ऑब्जेक्ट जो सिलेंड्रिकल शेप में हो या इरेगुलर शेप हो, जिसका कोई आकार ही ना हो या अनियमित आकार हो, उन जॉब्स को पकड़ने के लिए हम चेन पाइप रिंच का उपयोग करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, होल्ड द सिलेंड्रिकल और इरेगुलर जॉब या बेलनाकार और अनियमित जॉब को पकड़ने के लिए हम चेन पाइप रिंच का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सूटेबल पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड यूज फॉर द कटिंग कंड्यूट एंड थिन ट्यूबिंग। नाली और पतली ट्यूबिंग काटने के लिए जो हेक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच क्या होनी चाहिए। तो ऐसी ब्लेड हमें यूज करनी है कटिंग में, जैसे नाली और पतली ट्यूबिंग, मतलब जो पतली ट्यूब होती है उनको काटने के लिए हेक्सा ब्लेड है हर, क्योंकि हेक्सा ब्लेड भी काफ़ी प्रकार की आती है, जो सबकी पिच है वो अलग अलग होती है। तो जो नाली और पतली ट्यूबिंग को काटने के लिए जो हेक्सा ब्लेड यूज करते हैं वो जो उसकी जो पिच है वो होनी चाहिए 0.8 mm। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाइस इज ऑपरेटेड बाय ट्रिगर टू ओपन द मूवेबल जा। ट्रिगर द्वारा संचालित कौन सा वाइस मूवेबल जो को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो वाइस हम मेनली यूज करते हैं बाय द ट्रिगर टू ओपन द मूवेबल जा वो होता है क्विक रिलीजिंग वाइस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्विक रिलीजिंग वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन फॉर डैमेज द स्पिंडल इन द बेंच वाइस। जो बेंच वाइस में क्षतिग्रस्त स्पिंडल का क्या कारण है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि बेंच वाइस के पीछे क्या होता है कि एक स्पिंडल लगा होता है जिसके द्वारा हम उसको टाइट या लूज करते हैं। अगर हम उस स्पिंडल के द्वारा बेंच वाइस को अगर ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो क्या है कि तो स्पिंडल वो टूटने का खतरा रहता है। तो टू ओवर टाइट द वाइस दिस इज़ द मेन रीजन फॉर डैमेजिंग द स्पिंडल इन द बेंच वाइस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई हेक्सा ब्लेड इज मूव्ड स्लोली एट फिनिश ऑफ कट। हेक्सा ब्लेड को कट की फिनिशिंग पर धीरे धीरे क्यों ले जाया जाता है। जब भी हम कटिंग करते हैं हेक्सा ब्लेड की हेल्प से तो एट द लास्ट हम धीरे धीरे इसलिए काटते हैं टू प्रिवेंट द ब्रेकेज ऑफ द ब्लेड। ब्लेड के टूटने का खतरा रहता है। जैसे हम किसी चीज़ को काट रहे हैं, अगर जल्दी जल्दी काट रहे हैं, लास्ट में क्या होगा कि जो मटेरियल रहता है थोड़ा तो एकदम क्या है कि ब्लेड नीचे जाएगी, तो उसके जो ब्लेड के जो टीथ होते हैं वो टूटने का खतरा रहता है या ब्लेड डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इसलिए जब भी हम फिनिशिंग
पॉइंट पर होते हैं, तो हमें क्या करना है, हेक्सा ब्लेड को धीरे धीरे ऑपरेट करना है या धीरे धीरे चलाना है टू प्रिवेंट द ब्रेकेज ऑफ द ब्लेड, जो ब्लेड को टूटने से बचाने के लिए। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एंगल मार्क्ड एज एक्स, किस कोण को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। ये जो आपको पूछा गया है कि फाइल दी गई है सिंगल कट फाइल, उसमें ये पूछा गया है कि जो एक्स है वो एंगल है वो कितना है। मेनली जो फाइन का जो एंगल मेजर करते हैं हम, ये जो इसके जो टीथ होते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं टीथ ऐसे बने हुए हैं, तो टीथ एक सेंट्रल लाइन से, मतलब द एंगल बिटवीन द टीथ, ये जो हमारे टीथ हो गए, ये जो कोण है किस किस के बीच है, वो टीथ के और द सेंट्रल लाइन इन द सिंगल कट फाइल। तो ये सेंट्रल लाइन होगी सिंगल कट फाइल की, इस तरीके से आप कह सकते हो। ये सीधी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो ये इसकी सेंट्रल लाइन है और ये इसके टीथ है, तो इनके बीच जो एंगल होता है वो होता है फाइल का एंगल। तो सिंगल कट फाइल में जो एंगल होता है वो हमारा होता है 60 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ये स्टैंडर्ड होता है, इनको हम मेमोराइज ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज एन इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अप्रत्यक्ष मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो दो तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो जो आउटसाइड कैलिपर होता है वो एक हमारा इनसाइड या इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। जो चित्र दिया गया है, ये चित्र किसका है, ये डिवाइडर का। ये जो चित्र दिया गया है, ये चित्र दिया गया हमें डिवाइडर का। तो डिवाइडर में क्या होगी, जो ऊपर की तरफ ऐसे गोला लगी हुई है, ये होती है स्प्रिंग होती है, ये होता है हमारा एडजस्टेबल नट, और ये जो ऊपर जो लगी होती है ये लगी होती है स्प्रिंग। तो यहाँ हमसे डायग्राम में क्या पूछा गया है कि जो एक्स है वो क्या है, तो एक्स क्या है, स्प्रिंग है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैलिपर, कैलिपर का नाम क्या है। तो ये जो कैलिपर दिया गया है आपको, और इस कैलिपर को हम बोलते हैं ओड लेग कैलिपर। तो ओड लेग कैलिपर इसका करेक्ट आंसर है। बाकी मैं आपको इसके कंपोनेंट्स के नाम बता देता हूँ। ये जो नीचे का जो पोर्शन होता है इस वाली लेग में, इसको हम बोलते हैं नोच। ये जो बिल्कुल नीचे का जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं नोच। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लेग, मतलब सीधी टांग, स्ट्रेट लेग। ये जो पेंसिल की शेप में दिख रहा है ये आपको स्क्राइबर, ये जो स्क्राइबर जिसे टाइट किया गया है उसको हम बोलते हैं लॉक नट। एग्जामिनर आपसे कोई भी एक्स दे के किसी भी कंपोनेंट्स या किसी भी पार्ट्स का नाम पूछ सकता है। ये इसकी बैंड लेग है, मतलब जो मुड़ी हुई है, बैंड लेग, मतलब ये वाली थी इसकी सीधी टांग, ये थी इसकी बैंड, या बैंड भी बोल सकते हो, बैंड भी बोल सकते हो। ये जो दोनों लेग है, जो स्ट्रेट लेग है और ये जो बैंड लेग है, ये दोनों आपस में एक पॉइंट पर मिली हुई है, इसको हम बोलते हैं फिक्स पाइवट पॉइंट, या पाइवट पॉइंट भी बोल देते, PIVOT, पाइवट पॉइंट। तो ये है इनके कंपोनेंट के नाम। जो नीचे का पोर्शन होता है, ये एक होती है इसमें स्ट्रेट लेग, एक होती है बैंड लेग। स्ट्रेट लेग और जो बैंड लेग दोनों आपस में कहाँ मिलती है, वो उसको हम बोलते हैं फिक्स पाइवट पॉइंट। ये होता है जो स्क्राइबर जिससे लगाया गया है, टाइट किया गया है, उसको हम बोलते हैं लॉक नट। और ये जो इसका नीचे का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं नोच। तो ये किसका एक चित्र है, ये ओड लेग कैलिपर का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैलिपर, इस कैलिपर का नाम क्या है। तो कैलिपर का जो नाम है ये आपको देखने से पता लगे, किसी भी आउटर डायमेंशन को मापने के लिए हम इस कैलिपर का उपयोग करते हैं। इसका नाम इसके पार्ट्स के नाम से ही पड़ा है। पहले मैं आपको कंपोनेंट के नाम बता देता हूँ। तो ये जो आपको दो पोर्शन दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं लेग। ये जो ऊपर का पोर्शन ऐसे आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग, या हैंडिंग ग्रिप भी बोल सकते हो, स्प्रिंग भी कह सकते हो, या हैंडिंग ग्रिप भी बोल सकते हो। ये जो लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं नट।
नट और वाशर से लगे होते हैं। तो ये स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। क्या है? स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। स्प्रिंग क्या है कि इसके ऊपर लगी हुई है, ये क्या है? इसकी लैग है। तो जितना इसको लैग को ऐसे खोलते चले जाओगे आउटर डायम मजर कर सकते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वेट ऑफ हैमर यूज फॉर द मार्किंग पर्पज। अंकलन उद्देश्य के लिए उपयोग में लिए जाने वाले हथौड़े का वजन है वो कितना होता है। मेनली जो हथौड़ा हम मार्किंग पर्पज के लिए यूज़ करते हैं उसका जो वज़न है या वेट है वो होना चाहिए 250 ग्राम। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चीजल। छेनी का नाम क्या है। जो चित्र में जो छेनी दी गई है, आप छेनी काफ़ी प्रकार की होती है, तो जो आगे का जो पोर्शन होता है उसको आप देखकर छेनी के टाइप को पहचान सकते हो। तो यहाँ जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है एकदम फ्लैट दिखाई दे रहा है, इसलिए जो इसका जो नाम होगा वो होगा फ्लैट चीजल। बाकी मैं कंपोनेंट के नाम बता देता हूँ आपको चीजल में। ये जो पीछे का पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं हेड, उसका सर है, इसको बोलते हैं हम कटिंग एज, जो काटती है कटिंग एज। ये हमारी इसकी होती बॉडी, और ये जो होता है ये होता है फोर्जिंग एंगल। ये हमारा होता है फोर्जिंग एंगल। तो यह जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फ्लैट चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चीजल। छेनी का नाम क्या है। चित्र दिया गया, हमसे ये पूछा कि इसमें छेनी का नाम क्या है। तो नाम से ही क्लियर है, जैसे इसमें क्या है कि होल बने हुए हैं और 2 होल उसके बीच में हम छेनी का यूज कर रहे हैं, मतलब एक जाल बिछा रहे हैं। तो इससे क्या है कि इसको हम बोलते हैं वेब चीजल। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वेब चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच। जो केंद्र पंच का जो बिंदु कोण है वो कितना होता है। तो केंद्र पंच का जो बिंदु कोण होता है वो होता है 90 डिग्री या 90 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एंगल ऑफ प्रिंग पंच यूज फॉर पंचिंग विटनेस मार्क। विटनेस पंच को छिद्र करने के लिए प्रिक पंच का कोण है वो कितना होना चाहिए। तो विटनेस पंच को छिद्र या जिसमें होल या छेद करने के लिए जो प्रिक पंच का जो कोण होता है वो एंगल होता है 60 डिग्री। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पंच। तो जैसा कि आप कोई वर्कशॉप में वेल्डिंग की या प्लम्बिंग की कोई जॉब बनाते हैं, तो स्टूडेंट को उस जॉब के ऊपर क्या है कि अपना नाम लिखना होता है, डेट लिखनी होती है, तो या अपने रोल नंबर वगैरह या कोई भी चीज़ जो एज़ पर टीचर जो कहता है वो लिखना पड़ता है जॉब बनाने के बाद। उससे ये इंडिकेटर होता है कि मान लो 10 जॉब बनाई, तो अगर हम 10 की जॉब को इकट्ठा रख दें तो बाद में पहचानने में दिक्कत होगी कि कौन सी जॉब किसकी थी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग किसकी हेल्प से की जाती है, पंच की हेल्प से मार्किंग की जाती है। तो पंच भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लेटर पंच, एक होता है नंबर पंच। तो लेटर पंच की हेल्प से हम लेटर को लिखते हैं, जैसे किसी का नाम लिखना हो, सौरव, तो ऐसे यूज़ करेंगे। रोहित लिखना हो, XYZ कुछ भी लिखना हो, कनिष्का लिखना हो, गीतांशी लिखना हो, तो इसी प्रकार हम यूज़ करते हैं नंबर पंच। तो नंबर पंच के द्वारा हम डेट डाल सकते हैं। वो उसकी जो नंबरिंग होती है वो कितने से होती है, 0 से 9 तक के नंबर पंच होते हैं। और जो लेटर पंच होते हैं वो होते हैं ABCD के जो अल्फ़ाबेट होते हैं 26। तो इसी प्रकार तो ये जो आप देखने पता लग रहा है कि ABCDEFZ तक गया हुआ है और इसमें एक एक्स्ट्रा होता है, तो ये टोटल क्या है 27 नंबर होते हैं। तो ये क्या है, लेटर पंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पंच। पंच का नाम क्या है। तो आप डायग्राम से देखकर ही पहचान पाएंगे कि ये जो लेटर पंच है वो क्या है। तो ये नंबरिंग क्या होती है कि 0 से 9 तक होती है। तो टोटल जो संख्या में होते हैं 10 होते हैं। तो इनका जो इसको हम बोलते हैं नंबर पंच। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर द पंच। पंच निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो पंच के जो भी मैंने आपको भी पंच बताए थे, लेटर पंच और नंबर पंच, इनको बनाने के लिए जिस मटेरियल का हम उपयोग करते हैं वो मटेरियल होता है हाई कार्बन स्टील। तो मेनली हम कह सकते हैं जो नंबर पंच और लेटर पंच बने होते हैं वो बने होते हैं हाई कार्बन स्टील के। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक चित्र दिया गया है, हमें ये बताना है कि जो एक्स पार्ट है वो क्या है। तो एक्स पार्ट एक मशीन दी गई है, उसमें हम आराम से पहचान सकते हैं ये क्या है कि ड्रिलिंग, वो भी ट्विस्ट ड्रिल। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ ड्रिल इज फिक्स इन द ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार के ड्रिल फिक्स की गई है। तो एक चित्र दिया गया है, चित्र को देखकर आप पहचान पाएंगे कि जो ड्रिलिंग मशीन में एक ड्रिल को फिक्स किया गया है वो ड्रिल कौन सी है। तो वो है टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल। टेपर की फॉर्म कैसे होती है, जैसे आपको ऊपर से ऐसा हो और नीचे से चौड़ा, मतलब ऊपर से भीड़ा हो नीचे से चौड़ा हो, तो वो होती है टेपर सैंक। और ऐसे ऐसे अगर हो रही है जो डिजाइनिंग हो रही है, इसको हम पहचान सकते हैं कि मतलब वो ट्विस्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेपर सैंक ट्विस्ट ड्रिल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक चित्र दिया गया है, हमें ये बताना है कि जो एक्स पार्ट है वो चित्र में क्या है। तो एक्स क्या है, ड्रिल चक है, तो जिसके अंदर हम ड्रिलिंग बिट को डालते हैं। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, ड्रिल चक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मशीन। जो चित्र में जो मशीन दी गई है उस मशीन का नाम क्या है। तो चित्र देखकर हम मशीन का नाम बता सकते हैं, ये हमारी बेंच ड्रिलिंग मशीन है। तो मैं आपको इसके कंपोनेंट बता देता हूँ कि इसके एग्जामिनर आपसे कुछ भी चित्र देकर कोई भी कंपोनेंट का नाम आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो ये जो नीचे का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसका ये होता है मशीन का बेस, जिसके ऊपर मशीन को रखा जाता है। जो पीछे का जो पोर्शन है ये इलेक्ट्रिक मोटर, या मोटर भी कह सकते हो आप। बेल्ट एंड पुली की हेल्प से इस मशीन मोटर को चलाया जाता है। ये जो पोर्शन है जिसके ऊपर पूरी मशीन टिकी हुई है, इसको हम बोलते हैं पिलर। और ये जो टेबल आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं वर्क टेबल। इसके ऊपर क्या है कि वर्क पीस को रखा जाता है। वर्क टेबल जिसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट या जॉब को रखकर इस पर काम किया जाता है। कोई ड्रिलिंग करनी हो तो जॉब को इस वर्क टेबल के ऊपर रखा जाता है। जो पीछे का जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं टेबल क्लैंप। टेबल क्लैंप इसलिए बोला जाता है इसको, अगर हमें इस टेबल को ऊपर करना हो तो इसकी हेल्प से जो टेबल क्लैंप होता है इसके द्वारा हम इसको पिलर के ऊपर लगा सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमें वर्क टेबल चाहिए तो हम इसको ऐसे शिफ्ट करके ऊपर ले जाएंगे, अगर हम नीचे चाहिए तो हम नीचे ले आएंगे। तो बाकी मैं और लिख देता हूँ इनके कंपोनेंट के नाम। ये जो हमारा है ये है ड्रिल चक। ये हमारा ड्रिल चक है। ये जो ड्रिल चक है वो किसके ऊपर लगी होती है, ये लगी होती है हमारी स्पिंडल के ऊपर। और ये हमारी होती है ड्रिल बिट। और ये जो है आप हैंडल देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं हैंड व्हील। तो ये सभी कंपोनेंट है, एग्जामिनर आपसे किसी भी कंपोनेंट का नाम पूछ सकता है। अगर कंपोनेंट के नाम पता होंगे तभी आप मशीन का नाम बता सकते हो। तो ये जो मशीन का नाम है ये बेंच ड्रिलिंग मशीन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस। प्रक्रिया का नाम क्या है। तो चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक मशीन है, उसके ऊपर एक जैसे ये मशीन है, ये हमारा वर्क पीस है, ये ड्रिल चक है। तो मेनली जो ऑपरेशन पूछी जा रही है कि कौन सी प्रोसेस है वो परफॉर्म यहाँ हो रही है। तो जो प्रोसेस परफॉर्म हो रही है वो हो रही है ड्रिलिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिविट।
जो कीलक या रिविट का नाम क्या है? तो चित्र दिया गया है, रिविट को आप जो ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको आप देखकर पहचान सकते हैं कि जो रिविट का टाइप क्या है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मशरूम हेड रिविट। जो हेड की जो शेप होती है उनको आप देखकर रिविट्स को पहचान सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है मशरूम हेड रिविट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नट। तो नट का नाम क्या है? एक चित्र दिया गया है, हमसे ये पूछा गया है कि जो नट है वो किस प्रकार का नट है। तो आप चित्र को देखकर बता सकते हैं ये है सेल्फ लॉकिंग नट। सेल्फ लॉकिंग नट का मतलब होता है कि इट रजिस्ट द लूजनिंग। अगर कोई उसके अंदर ढीलापन हो, लूजनेस हो, तो वो अपने आप को रजिस्ट कर लेता है। सेल्फ लॉकिंग इसीलिए इसका नाम रखा गया है, मतलब ये लॉक अपने आप कर लेता है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ लॉकिंग नट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नट। नट का नाम क्या है? एक चित्र दिया गया है, उसमें ये पूछा गया है कि जो नट का नाम क्या है। तो चित्र में दिए गए अनुसार हम पहचान सकते हैं ये क्या है कि हमारा सोन नट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नट आर यूज टू प्रोटेक्ट द थ्रेड एट द बोल्ट एंड फ्रॉम द डैमेज। कौन से नट का उपयोग बोल्ट छोर पर थ्रेड को क्षतिग्रस्त या डैमेज होने से बचाने के लिए किया जाता है? तो जो मेनली हम यूज़ करते हैं वो करते हैं डोमेड कैप नट। जो डोमेड कैप नट होता है मेनली यूज टू प्रोटेक्ट द थ्रेड एट द बोल्ट एंड फ्रॉम डैमेजेस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिविट जॉइंट। तो रिविट जॉइंट का नाम क्या है? तो आप इसको पहचान सकते हो। इसमें क्या है कि दो प्लेटें हैं, जैसे एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है, दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, तो इसलिए ये तो हो गया लैप जॉइंट। आपको एक ही लाइन दिखाई दे रही जॉइंट की, जो भी रिवेटिंग की हुई है वो एक ही लाइन में की हुई है, तो इसलिए इसका नाम होगा सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। मतलब रिवेट की एक लाइन है इसलिए सिंगल रिवेटिंग की हुई है और एक पीस को दूसरे पीस के ऊपर रखा गया, इसलिए बोलते हैं लैप जॉइंट। तो सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज ऑफ ओड लेग कैलिपर। ओड लेग कैलिपर का उपयोग क्या है? तो जैसा कि हम चित्र में पहले देख सके हैं, उसके कंपोनेंट भी देख चुके हैं। एक उसमें एक नोच होती है, स्ट्रेट लैग होती है, एक बैंड लैग होती है, नीचे स्क्राइबर लगा होता है, लॉकिंग नट होता है, और जो स्ट्रेट लैग और बैंड लैग आपस में जा कनेक्ट होती है उसको हम पाइवट पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ हमसे यूज़ पूछ रहा है कि जो ओल्ड लेग कैलिपर होता है उसका उपयोग क्या होता है। तो मेनली जो ओल्ड लेग कैलिपर होता है उसकी हेल्प से हम मार्किंग कर सकते हैं, मेकिंग द लाइन पैरेलल टू इनसाइड एंड आउटसाइड द एज। अंदर और बाहरी किनारों के समानांतर रेखाओं को चिन्हित करने के लिए हम ओल्ड लेग कैलिपर का उपयोग करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इनसाइड कैलिपर। जो इनसाइड कैलिपर है उसका जो मेन एप्लीकेशन या यूज क्या है? जो मेन एप्लीकेशन होती है इनसाइड कैलिपर की, टू मेजर द इंटरनल मेजरमेंट। नाम से ही क्लियर है, इनसाइड मतलब अंदर, जो किसी भी चीज़ को मापेगा तो अंदर मापेगा। तो टू मेजर द इंटरनल मेजरमेंट, टू मेजर इंटरनल मेजरमेंट इज़ द मेन यूज ऑफ या मेन एप्लीकेशन ऑफ द इनसाइड कैलिपर। इसी क्रम में अगर आपसे ये पूछ लेता कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द आउटसाइड कैलिपर, तो आउटसाइड कैलिपर में क्या आता? ऑप्शन ए करेक्ट होता, टू मेजर द एक्सटर्नल मेजरमेंट। तो यहाँ हमसे पूछा गया इंटरनल कैलिपर है वो, उसका उपयोग क्या है? तो टू मेजर द इंटरनल मेजरमेंट, आंतरिक आयामों को मापने के लिए हम आंतरिक या इनसाइड कैलिपर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हैमर। जो हथौड़ा है उसका प्रकार क्या है? तो हथौड़ा क्या है? एक सेट हैमर है, जैसे कि आपको चित्र में देखने से पता लग रहा है, इसकी सेटिंग की हुई है। तो ये क्या है कि सेट हैमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इंक्लिनेशन एंगल ऑफ चीजल टू कट द माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील को काटने के लिए छेनी का जो इंक्लिनेशन कोण है या एंगल है वो कितना होता है? द मेन इंक्लिनेशन एंगल होता है टू कट द चीजल टू कट द माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील को काटने के लिए छेनी का जो इंक्लिनेशन एंगल होता है वो होता है 34.5, 34.5 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज ऑफ प्रिंक पंच 30। प्रिंक पंच 30 का जो मेन उद्देश्य है या उपयोग है वो क्या है। तो जो प्रिंक पंच 30 होता है उसका हम उपयोग करते हैं टू लोकेट द डिवाइड पॉइंट एंड स्क्राइबर सर्कल। विभक्त बिंदु और स्क्राइबर सर्कल का पता लगाने के लिए हम प्रिंक पंच 30 का हम उपयोग करते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पंच इज यूज टू लोकेट द सेंटर ऑफ ड्रिल पॉइंट। ड्रिल पॉइंट के केंद्र का पता लगाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। जो ड्रिल पॉइंट के सेंटर या उसका केंद्र पता करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं वो होता है सेंटर पंच। तो सेंटर पंच इज मेनली यूज टू लोकेट द सेंटर ऑफ द ड्रिल पॉइंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ आयरन एंड स्टील caused by moisture and oxidation in atmospheric condition। वायुमंडलीय स्थिति में नमी और ऑक्सीकरण के कारण लोहे और स्टील पर क्या निर्मित होता है। तो मेनली अगर आप किसी लोहे को या स्टील को अगर आप खुले एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं जहाँ मॉइस्चर है और जहाँ ऑक्सीजन है तो उससे क्या है कि एक रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन की हेल्प से उसको जंग लगने का खतरा रहता है या मेन रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग जो बनना शुरू हो जाती है। तो रस्टिंग इज़ द फॉर्मेशन ऑफ आयरन एंड स्टील कोज बाय द मॉइस्चर एंड ऑक्सीडेशन इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो वहाँ क्या है जंग लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो साथियों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।